हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 4th और चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। और ये इसका पार्ट 1 है, सेकंड बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले मैं बता दूं, ये मेरा नंबर है 8178988103। अगर आपको PDF रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि जो आर्ट्स के 11th और 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं लगभग ऑलमोस्ट सभी के हम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। 2025-2026 का सेशन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है और सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिल भी जाएंगी। तो आपको जस्ट करना क्या है कि प्लेलिस्ट पे विजिट करना है। आपको कौन सी वीडियो देखनी है, फर्स्ट वीडियो से आप एवरी वीडियो देख सकते हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से नंबर लेकर आइए पेपर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले बता रखा है 9वीं सदी तक एशिया और अमेरिका में महान साम्राज्यों का विकास हुआ। मतलब कि जो 9वीं सदी है उसी में क्या हुआ था कि जो एशिया है, जो अमेरिका है, उसमें महान साम्राज्यों का क्या हुआ, विकास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है सामंतवाद एक प्रणाली है। मध्यकाल में देश की भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था सीधे राजा के हाथों में न होकर बड़े बड़े जमींदारों के हाथों में होती थी, जिन्हें सामंत कहा जाता था, ठीक है। सामंतवाद का मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर ना अब राजा के हाथों में नहीं था कुछ भी, अब क्या था, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके हाथों में जो शक्तियाँ आ गई थी, उन्हीं को क्या कहा गया था, सामंत कहा गया था, ठीक है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सामंत किन्हें कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, दिखा रखा है गोल रोम साम्राज्य का एक प्रांत था। गोल एक क्या था, रोम साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंको ने गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। देखो, गोल को क्या करा कि जो फ्रैंको ने गोल को क्या करा, अपना नाम देकर उसे क्या बना दिया, फ्रांस बना दिया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे दिखा रखा है फ्रांस का समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से बना था। मतलब कि वहाँ पर तीन तरीके के क्या थे, वर्ग थे। पहला पादरी, दूसरा अभिजात और तीसरा कृषक वर्ग, ठीक है। इसलिए ये 3 वर्ग कहे गए, ये 3 वर्ग थे, इसलिए क्या कहे गए, 3 वर्ग कहे गए और ये 3 वर्ग वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, दिखा रखा है 14वीं सदी को इटली में पुनर्जागरण का काल कहा गया। देखो, 14वीं सदी को क्या कहा गया, पुनर्जागरण काल, कहाँ पर, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट बता रखा है 15वीं सदी के अंत तक यात्राओं और खोजों का प्रचलन बढ़ गया। मतलब कि जो 15वीं सदी है, इसमें क्या हो गया कि यात्राएं वगैरह बढ़ गई, खोज वगैरह बढ़ गया, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए खोज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है आपका कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया और 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा, जिसे यूरोपीय वासियों ने वेस्ट इंडीज नाम दिया। देखो, ये कोलंबस जिस जगह पर गया था वहां पर फिर यूरोप वासियों ने उसको क्या नाम दे दिया, वेस्ट इंडीज। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिए, बता रखा है 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुंचा, कालीकट, ठीक है। आगे दिखा रखा है फ्रांसीसी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा ताकि कहीं ना कहीं आपके 1 नंबर भी ना कटे। फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग, पादरी, अभिजात और कृषक से बना था। जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों से बना हुआ था, पादरी, अभिजात और कृषक से बना था, ठीक है। याद आ गया। चलिए आगे दिखा रखा है सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। जो सामंतवाद है उसका जो विकास हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, और कब हुआ था, 11वीं सदी में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए वेल एंड गुड, कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, बता रखा है ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कॉल कर सकते हैं एंड आपको कोई भी PDF रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस जो चैप्टर है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो पेपर में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूरोप में सामंतवाद की उत्पत्ति कब हुई। जो यूरोप है वहाँ पर सामंतवाद की उत्पत्ति कब हुई, आइए देखते हैं। बता रखा है सामंतवाद की जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्वान प्रथाओं और फ्रांस के राजा चार्ल मैग्ने 742 814 के काल में पाई गई। मतलब कि कहने का मतलब है जो ये सामंतवाद है ये कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है।
यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। मतलब कि जो सामंतवाद की जो उत्पत्ति हुई थी वो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में थी, मतलब उसके बाद हुई थी। ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे चलिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद क्या है। जो आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद क्या है, आइए देखते हैं। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को प्रकट करता है। जो सामंतवाद है किसको प्रकट करता है, कृषि उत्पादन को, जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। जो किस पे आधारित है, कृषकों और सामंत के संबंधों पर आधारित। ठीक है, कृषक अपने खेतों के साथ साथ सामंत के खेतों पर भी कार्य करते हैं। जो कृषक होते हैं, जो कृषि करने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने खेत पे तो कार्य करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ किसके खेत पे कार्य करते हैं, सामंत के खेतों पे। जो सामंत लोग हैं उनके खेतों पे भी ये कार्य करते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कुछ भी PDF रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हो रहे हों तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं, और यहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन तीसरा दिखा रखा है आपका, श्रम अधिशेष क्या है। श्रम अधिशेष क्या है, बता रखा है आंसर। श्रम अधिशेष से तात्पर्य उस स्थिति से है जब किसी देश, क्षेत्र या अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रमिकों की संख्या रोजगार के अवसरों से अधिक हो जाती है। मतलब जो श्रम वगैरह की जो संख्या होती है वो किससे, रोजगार के अवसरों से अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को काम नहीं मिल पाता, या कई लोग कम उत्पादक कार्यों में लगे रहते हैं। मतलब कि जो श्रम अधिशेष है, मतलब कि किसी भी कार्य में जो लेबर है, जो कह सकते हो किसी देश, क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में जो काम करने वाली जो लेबर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, श्रम अधिशेष कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो लोग अगर कुछ भी काम, उनको कईयों को तो काम ही नहीं मिल पाता, और जिनको मिलता है वो कम कार्यों में लगे रहते हैं। मतलब कि जो ऐसे कार्य जिनमें उनका कुछ भी प्रॉफिट ना हो रहा हो। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, फ्रायर किन्हें कहा जाता था। जो फ्रायर है वो किन्हें कहा जाता था, आंसर दिखा रखा है। फ्रायर भिक्षु थे। फ्रायर कौन थे, भिक्षु थे। उन्होंने 13वीं शताब्दी में मठों में रहने का निर्णय किया। वे स्थान स्थान पर घूमकर लोगों को संदेश देते थे। देखो जो फायर शब्द है उसका अर्थ है भिक्षु। ठीक है, और उन्होंने क्या करा था कि 13वीं शताब्दी में मठों में रहने का निर्णय लिया था। वे स्थान पर घूमकर क्या करते थे, लोगों को संदेश देते थे। ठीक है, आगे दिखा रखा है, वे लोगों के दिए गए दान से अपनी जीविका चलाते थे। वो क्या करते थे, जो लोगों से दान वगैरह मिलता था उन्हीं से क्या करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, टैली क्या थी, कौन लोग इससे मुक्त थे। जो टैली है वो क्या थी और इससे कौन लोग मुक्त थे, मतलब कि स्वतंत्र थे। बता रखा है आंसर, टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजा कृषकों पर लगाते थे। जो टैली था वो एक प्रकार का क्या था, टैक्स था, कर था। ठीक है, जो राजा किस पे लगाते थे, कृषक पे लगाते थे, प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पर। पादरी तथा अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। जो पादरी थे और जो अभिजात थे वो क्या थे, इससे मुक्त थे। सिर्फ ये किसके लिए था, कृषकों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गरीबी है, ठीक है, गरीबों को शुरू से ही प्रॉब्लम हुई है। तो जो व्यक्ति गरीब रहेगा उसको प्रॉब्लम होगी। तो ट्राई करिए कि अमीर बनने के लिए पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, दिन रात एक करिए, लेकिन पढ़ाई करिए। ठीक है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इजी काम है वो है पढ़ाई। ठीक है, और पढ़ाई करिएगा तो कहीं ना कहीं सफल हो जाइएगा लाइफ में। और पढ़ाई को इसलिए नहीं करना कि हाँ मुझे बस पढ़ना है, नंबर लाना है। ठीक है, पढ़ाई को कुछ सपने देखने हैं, और ऐसे सपने देखने हैं जो जब नींद आए ना तो ऐसे लगे मेरा सपना अधूरा हो गया है, मुझे थोड़ी देर और पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा सपना देखिए, एक बना के रखिए एक गोल कि मुझे ये करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टीथ क्या था। जो टीथ है वो क्या था, चर्च को कृषक से 1 वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। जो चर्च था वो कृषक को जो जमीन देते थे उससे 10वां भाग लेने का क्या था, अधिकार था 1 वर्ष में। इसे टीथ कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, टीथ कहा जाता। समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां, कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। कैथोलिक चर्च क्या थी, एक शक्तिशाली संस्था थी। बताइए कैसे। बता रखा है, कैथोलिक चर्च एक स्वतंत्र संस्था थी जिसके अपने नियम थे। जो कैथोलिक चर्च है वो क्या थी, एक स्वतंत्र संस्था थी, और उसके क्या थे, अपने नियम थे। उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी। उसके पास क्या होती थी, राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी, जिससे वह कर उगाता था, जिससे क्या लेता था, वो कर लिया करता था। ठीक है, इसलिए चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। इसलिए क्या था, जो चर्च था वो एक शक्तिशाली संस्था थी। मतलब कहने का मतलब जहां पैसा आ रहा है ना वो शक्ति है वहां। ठीक है, तो याद रखिए जिंदगी में मेहनत इतनी करिए कि पैसा इतना कमाइए कि पैसा ही शक्ति है। ठीक है, मनी इज पावर।
आप पे पैसा नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा, आप पे पैसा रहेगा सब पूछेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ना आप एक काम करिए कि ना मेहनत करिए, डेली करिए, डेली पढ़िए। अगर जिस दिन नहीं पढ़े ना उस दिन नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है? इतना पढ़िए। आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन यूरोप के मठों में ईसाई भिक्षु कैसा जीवन बिताते थे? जो मध्यकालीन यूरोप है उसमें जो मठों में जो ईसाई थे, भिक्षु ईसाई, वो अपना जीवन कैसे बिताते थे, इसको आपको आंसरिंग करना है। तो गाइस ये आपका पार्ट सेकंड में मिलेगा, ठीक है? सो यू हैव टू वेट फॉर पार्ट सेकंड एंड दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गिव मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सअप इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है? अगर आप पे कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ गाइज, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। 1 तारीख से कोर्सेस लॉन्च हो गए हैं, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का। आप वहाँ से अगर फर्स्ट डे से क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में 1 मंथ आफ्टर, 2 मंथ आफ्टर यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। Okay, so you have to follow my words and you have to subscribe my channel for learning new things every day. So I will suggest to everyone who is watching my videos, they have to watch my videos like whatever I have uploaded for you, and I have uploaded a course for you and you can join me. Okay, so I have made a playlist for you and you can join and you can watch all the videos फ्रॉम डे फर्स्ट। ओके, तो आप पहले दिन से क्या कर सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।